अच्छा देखो, अगेन जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो पास्ट पेपर्स में हम इसकी डिटेल पर जाएंगे। अभी हम करेंसी ऑप्शंस को ब्रीफली जो है वो देख लेते हैं कि आखिर करेंसी ऑप्शंस क्या चीज़ हैं, और करेंसी ऑप्शन जो है वो किस चीज़ को कहते हैं और उससे होता क्या है। तो यहाँ पर आपके पास करेंसी ऑप्शंस फॉर फॉरेन करेंसी में लिखा हुआ है नंबर 1, ऑप्शन राइटर। एक बंदा होता है ऑप्शन राइटर हु सेल्स द ऑप्शन, जो ऑप्शन बेचता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन एक पीस ऑफ पेपर है। ऑप्शन एक आप कह लो कि एक एग्रीमेंट है, एक पर्चा है, एक पीस ऑफ पेपर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन। ठीक है, एक पर्चा है, एक पीस ऑफ पेपर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन। अब एक बंदा है ऑप्शन राइटर हु सेल्स द ऑप्शन, ही हैज द ऑब्लिगेशन। एक बंदा कहलाएगा जो होगा ऑप्शन राइटर, ठीक है। वो ऑप्शन बेचता है। मान लो कि मैं ऑप्शन राइटर हूं। मान लो कि मैं जो हूं, मैं कौन हूं? मैं ऑप्शन राइटर हूं। तो मैंने एक पर्चा लिखा और वो पर्चा मैंने आपको बेचा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं ऑप्शन राइटर हूंगा। मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी होगी, मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन होगी। और फिर दूसरी पार्टी कौन है? ऑप्शन होल्डर हु परचेजेस द ऑप्शन, ही हैज अ चॉइस वेदर टू एक्सरसाइज और नॉट। देखो, मैंने एक पर्चा लिखा, मैं ऑप्शन राइटर हूं, मैंने ये पर्चा आपको बेचा। जाहिर है बेचा तो कुछ पैसे लिए होंगे, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होंगी। और जिसने मुझसे वो पर्चा खरीदा वो ऑप्शन होल्डर कहलाएगा। जिसने मुझसे ये पर्चा खरीदा, लेट से आपने ये पर्चा मुझसे खरीदा, तो आप कौन हो? आप ऑप्शन होल्डर हो। मैं कौन हूं? मैं ऑप्शन राइटर हूं। पहले ये समझ लो, ऑप्शन राइटर कौन है? मैंने पर्चा बेचा। ऑप्शन होल्डर कौन है? आप हो, आपने मुझसे वो चीज खरीदी। मैं ऑप्शन राइटर हूं, मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी, कुछ जिम्मेदारियां होंगी। आप ऑप्शन होल्डर हो, आपके पास मर्जी होगी कि एक स्पेसिफिक काम जिसकी बात होगी, या तो वो करो या तो वो ना करो। ऑप्शन प्रीमियम फी फॉर ऑप्शन पेड टू ऑप्शन राइटर। जब आप ये पर्चा मुझसे खरीदोगे, जब आप ये पर्चा मुझसे खरीदोगे, तो मैं उसकी एक फीस लूंगा। वो फीस क्या कहलाएगी? वो ऑप्शन प्रीमियम कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस दो तरह के होंगे। एक कहलाएगा कॉल ऑप्शन, एग्रीमेंट विच गिव्स राइट टू ऑप्शन होल्डर टू बाय द फॉरेन करेंसी। एक ऑप्शन, एक तरह का पर्चा, एक तरह का ऑप्शन कहलाएगा कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में ऑप्शन होल्डर के पास, ऑप्शन होल्डर के पास वो एक, ऑप्शन होल्डर के पास एक राइट होगा फॉरेन करेंसी, अगर वो चाहे तो वो खरीदे। फिर एक होगा पुट ऑप्शन, एन एग्रीमेंट विच गिव्स राइट टू ऑप्शन होल्डर टू सेल द फॉरेन करेंसी। देखो, दो तरह के ऑप्शन होंगे, या तो कॉल ऑप्शन होगा या तो पुट ऑप्शन होगा। कॉल ऑप्शन होगा तो जो ऑप्शन होल्डर होगा उसके पास एक राइट होगा कि वो एक्स वाई जेड फॉरेन करेंसी खरीद सके। और अगर पुट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन होल्डर के पास राइट होगा कि वो एक्स वाई जेड फॉरेन करेंसी बेच सके। ठीक है। फिर क्या है? ऑप्शंस कैन बी ओवर द काउंटर बिटवीन टू पार्टीज, टेलर मेड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड, ट्रेडेबल इन द मार्केट और स्टैंडर्डाइज्ड। अच्छा, अब इसको हम जरा बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो कहता है कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक कहलाते हैं ओवर द काउंटर ऑप्शन और एक कहलाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन। ठीक है। ये तुम इस तरह से समझ लो कि जिस तरह से तुम्हें अपने लिए जो है ना वो कपड़े सिलवाने हैं, तो कपड़े सिलवाने के लिए क्या हो सकता है? या तो रेडीमेड खरीद लो, या तो रेडीमेड खरीद लो। ठीक है, रेडीमेड खरीदने के लिए दुकान पर जाओगे और वहां पर तुम्हें तीन चार पांच तरह के साइज मिलेंगे, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल। ये एक्सचेंज ट्रेडेड है। या तुम जाकर कपड़ा लेकर जाओ और टेलर को दो, और टेलर को दो, बोलो मेरे बिल्कुल नाप के हिसाब से इसको सी दो। दो चीजें हो सकती हैं ना। ठीक है।
एक कहलाएगा ऑप्शंस कैन बी ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर यानी कि दो लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई और कॉन्ट्रैक्ट बना। और एक कहलाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड। अब इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओटीसी ओवर द काउंटर ऑप्शन, एनी टू पार्टीज, कोई भी दो पार्टीज, एनी करेंसी एंड एनी अमाउंट एंड एनी ड्यूरेशन। ओवर द काउंटर ऑप्शन में ऑप्शन राइटर और ऑप्शन होल्डर आमने सामने बैठते हैं और वो आपस में एग्री करते हैं कि इतने करेंसी का ऑप्शन होगा, हम दो पार्टीज हैं, इतने अमाउंट का एक्सचेंज होगा, इतने ड्यूरेशन के बाद होगा, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दी कि तुम दर्जी के पास, टेलर के पास कपड़े लेकर गए और तुमने उससे फैसला कर लिया भाई पैसे कितने लोगे, सिलाई करोगे तो कितनी वेस्ट होगी, लेंथ होगी, ठीक है। ईटीसी या एक्सचेंज ट्रेडेड जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो क्या है? कंपनी एंड ऑप्शन राइडर फॉर लीडिंग करेंसीज, कुछ करेंसीज के लिए ही होता है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, और फॉर स्पेसिफिक एक्सपायरी पीरियड यानी कि एक मुख्तसर या एक डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड एक्सपायरी पीरियड होता है। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिससे आप जो है ना वो फेमिलियर हो जाओ, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन टर्म्स को पहली बार पढ़कर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक हम कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। बहरहाल इन टर्म्स को गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से एक बार। एक कहलाएगा ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर वो होगा जो ऑप्शन बनाएगा, लिखेगा और दूसरी पार्टी को देगा। दूसरी पार्टी कहलाएगी ऑप्शन होल्डर, वो इससे ऑप्शन खरीदेगी। ऑप्शन राइटर के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होंगी, ऑप्शन होल्डर के ऊपर पास कोई राइट होगा, चाहे वो उस राइट को एक्सरसाइज करे या ना करे। ऑप्शन प्रीमियम एक फीस होगी जो ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर को पे करेगा। कॉल ऑप्शन का मतलब होगा कि कोई एग्रीमेंट, कोई ऑप्शन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि अगर ऑप्शन होल्डर चाहे तो एक्स वाई जेड करेंसी खरीद सकता है, अगर वो चाहे तो। पुट ऑप्शन कोई ऑप्शन होगा जिसमें ऑप्शन होल्डर के पास एक ऑप्शन होगा कि कोई करेंसी वो बेच सकता हो अगर वो बेचना चाहे तो। दो तरह के ऑप्शंस होंगे, एक ओवर द काउंटर होगा, एक एक्सचेंज ट्रेडेड होगा। ओवर द काउंटर दो लोगों के बीच में होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पर इसके ऑप्शंस की एक्सचेंज होती है, उस पर ट्रेड होता है। ओवर द काउंटर में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो अपनी टर्म्स खुद डिसाइड करती हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड में स्पेसिफिक करेंसी के लिए या स्पेसिफिक मखसूस लिमिट्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक हिसाब किताब के हिसाब से चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाली ये जो 8 चीजें लिखी हैं ये आपको एक ही झटके में समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो पर्पस है वो ये है कि थोड़ा सा आप जो है ना इन टर्म्स को थोड़ा सा अपने दिमाग में कहीं बिठा लो थोड़ा थोड़ा, और फिर हम एग्जाम्पल के जरिए अब इसको समझते हैं, ठीक है जी। चलूँ आगे, अगली बात करें, एग्जाम्पल पर चलें। अच्छा, अब जरा एग्जाम्पल पर गौर देना। यूएस बेस्ड कंपनी हैज टू पे €1 मिलियन। यूएस बेस्ड कंपनी की बात हो रही है, यूएस बेस्ड कंपनी की बात हो रही है। अगर यूएस बेस्ड कंपनी की बात हो रही है तो लोकल करेंसी क्या है? लोकल करेंसी क्या है? डॉलर। और इस यूएस बेस्ड कंपनी ने 1 मिलियन यूरोस पे करने हैं। इस यूएस बेस्ड कंपनी ने 1 मिलियन यूरोस पे करने हैं। तो यूरोस कौन सी करेंसी है? यूरोस कौन सी करेंसी है? यूरोस फॉरेन करेंसी है। पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट करनी है, अगर यूरोस की पेमेंट करनी है तो मुझे डीलर से क्या खरीदना पड़ेगा? डीलर से क्या खरीदना पड़ेगा? मैं डीलर से यूरोस परचेज करूंगा, मैं डीलर से यूरोस बाय करूंगा। मैं डीलर को बोलूंगा यूरोस दो मुझे, तो मैं बायर ऑफ द यूरोस दूंगा। अच्छा, डीलर क्या करेगा? डीलर यूरोस बेचेगा या खरीदेगा? डीलर यूरोस बेचेगा या खरीदेगा? डीलर सेल करेगा। ठीक है, वापस से करते हैं कहानी। यूएस बेस्ड कंपनी है, लोकल करेंसी डॉलर है, इसने पेमेंट करनी है यूरोज में। डीलर से यूरोज खरीदने होंगे ताकि पेमेंट हो सके। फॉरेन करेंसी यूरोज है, ठीक है, फॉरेन करेंसी यूरोज है। अच्छा, टुडे, आज नवंबर है। टुडे, आज का दिन जो है ना वो नवंबर है। आज का दिन जो है वो नवंबर का दिन है, ठीक है, अभी नवंबर चल रहा है, अभी नवंबर का महीना है। पेमेंट कब करनी है? पेमेंट कब करनी है? पेमेंट करनी है मार्च में। पेमेंट कब करनी है? पेमेंट करनी है मार्च में। तो रिस्क किस बात का है? रिस्क किस बात का है? यूरोज महंगे ना हो जाए, सस्ते ना हो जाए, क्या ना हो जाए बताओ?
मुझे 1 मिलियन यूरोस पे करने हैं, आज नवंबर है, पेमेंट करनी है मार्च में। जब मुझे पेमेंट करनी होती है एक फॉरेन करेंसी में, तो मुझे क्या डर लगा रहता है? मुझे क्या डर लगा रहता है? मुझे ये डर लगा रहता है कि बाद में 1 मिलियन यूरोस खरीदने पड़ेंगे मुझे डीलर से, और वो महंगे ना हो जाए, इस चीज का डर लगा रहता है। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल है, ईच ऑप्शन यूरो 125,000। अच्छा सर, ये क्या होता है? देखो, ऑप्शन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। क्या होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। तो वो बता रहा है कि एक ऑप्शन जो है ना, वो 1,25,000 यूरोस का है। यानी कि मैं जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाऊंगा हेजिंग के लिए, तो मैं या तो 1,25,000 यूरोस की हेजिंग करवा सकता हूं एक ऑप्शन के जरिए, या तो मैं 2,50,000 यूरोस की हेजिंग करवा सकता हूं दो ऑप्शंस के जरिए, या तो मैं 7.5 लाख यूरोस 6,25,000 यूरोस की हेजिंग करवा सकता हूं तीन ऑप्शंस के जरिए, या तो मैं 7.5 लाख यूरोस की हेजिंग करवा सकता हूं। इसी तरह से आप 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शंस, इस तरह से आप जा सकते हैं। समझ में आ रही है? 1,25, 2.5, 3,75, 5, 6.25, 7.5, 8,75 और 1 मिलियन। ठीक है। अब मुझे कितने की हेजिंग करवानी है? मुझे कितने की हेजिंग करवानी है? मुझे कितने की हेजिंग करवानी है? सर, आपको 1 मिलियन यूरोस की हेजिंग करवानी है। आपको जो हेजिंग करवानी है सर, वो 1 मिलियन यूरोस की हेजिंग करवानी है। एक कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है वो 1,25,000 दिया हुआ है। तो कितने कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा? कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे? कितने ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना पड़ेगा? 8। कैसे आया? 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1,25,000। ठीक है। 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1,25,000। सही है? क्लियर है? अच्छा, स्ट्राइक प्राइस $1.24 सर, ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस के दो नाम है। स्ट्राइक प्राइस का एक नाम है स्ट्राइक प्राइस, दूसरा नाम है एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कह लो या एक्सरसाइज प्राइस कह लो, स्ट्राइक प्राइस कह लो या एक्सरसाइज प्राइस कह लो। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं, अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं और मैंने ऑप्शन खरीदे हुए हैं, तो मेरी मर्जी होगी तो मैं €1 $1.24 में खरीदूंगा, अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं। और मेरी मर्जी होगी तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। वापस से बात सुनो, अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं, अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं, अगर मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं €1 $1.24 में खरीदूंगा। मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। जो ऑप्शन होल्डर होता है ना, उसके पास एक राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये करना ही करना है। अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं €1 $1.24 में खरीदूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस का मतलब ये है कि ये एक्सचेंज का रेट इस्तेमाल होगा अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे ये जो यूरोज हैं, मुझे जो ये यूरोज हैं, ये चाहिए या बेचने हैं? बाई करने हैं मुझे या मुझे सेल करने हैं? मुझे ये यूरोज बाई करने हैं ना, मुझे ये यूरोज खरीदने हैं। मैं जब डीलर से ये यूरोज खरीदूंगा फिर जाकर पेमेंट कर सकता हूं। तो जो यहां पर ऑप्शन यूज होगा ना, वो कॉल ऑप्शन यूज होगा। देखो, पुट और कॉल कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, कॉल ऑप्शन की क्या डेफिनेशन है? एग्रीमेंट विच गिव्स राइट टू ऑप्शन होल्डर टू बाय द फॉरेन करेंसी। एक ऐसा एग्रीमेंट जो मुझे ये हक देता है, ये राइट देता है कि मैं फॉरेन करेंसी को खरीद सकूं। ये वो वाला केस है जिसमें मुझे पेमेंट करनी है, और पेमेंट अगर करनी है तो मुझे यूरोस के कॉल ऑप्शंस परचेज करने होंगे। और प्रीमियम फॉर मार्च कॉल ऑप्शन जो है वो $0.0343 पर यूरोस दिया हुआ है। अब सर, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो मैंने बात करी ना, जब ऑप्शन राइटर से ऑप्शन होल्डर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है तो एक फीस पे करता है।
उस फीस को ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। तो जब मैं ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करूंगा, जब मैं ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करूंगा, जब मैं ये ऑप्शन होल्डर बनूंगा, तो मैं एक फीस पे करूंगा ऑप्शन राइटर को। सही है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट सर कब परचेज करे जाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट परचेज करे जाएंगे आज, टुडे। टुडे यानी कि कब? यानी कि नवंबर वाले दिन। ठीक है। तो यहां पर ये डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट इन मार्च मूव्स टू। अच्छा जी, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है उस वक्त, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्सचेंज का रेट चल रहा है डॉलर और यूरोस के बीच में। ऐसा ही है। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि उस स्पेसिफिक वक्त मार्च में जो एक्सचेंज का रेट चल रहा है, जितने का एक डॉलर जाएगा यूरो आएगा, यूरो जाएगा डॉलर आएगा, ये जो एक्सचेंज रेट चल रहा है ना, ये स्पॉट रेट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ऑप्शन होल्डर होकर सोचो। आप ऑप्शन होल्डर होकर सोचो। पहला पार्ट क्या है? ए क्या लिखा हुआ है? ए क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है डॉलर 1.2 पर यूरो। ए लिखा हुआ है डॉलर 1.2 पर यूरो। यानी कि मुझे एक यूरो अगर खरीदना होगा, मुझे अगर एक यूरो खरीदना होगा, मुझे एक अगर यूरो खरीदना होगा, तो मुझे कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे? मुझे कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे? मुझे 1.2 डॉलर्स देने पड़ेंगे, है ना? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास दो दो काम है जो मैं कर सकता हूं। एक काम तो ये कर सकता हूं, एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि मार्च में मैं स्पॉट मार्केट में जाऊं और एक यूरो 1.2 डॉलर्स का खरीद लूं। मार्च में मैं स्पॉट मार्केट में जाऊं और एक डॉलर, एक यूरो मैं 1.2 डॉलर्स में खरीद लूं। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक यूरो 1.24 डॉलर्स में खरीद लूं, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तो मार्च में मैंने मार्केट गया, मार्च में मैं मार्केट गया, मुझे पता चला एक यूरो 1.2 डॉलर्स का है। मार्च में मैं मार्केट गया और मुझे पता चला कि एक यूरो 1.2 डॉलर्स का है। और मुझे पता है कि अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो एक यूरो मुझे 1.24 डॉलर्स का मिलेगा। तो क्या क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे एक यूरो 1.24 डॉलर्स का लेना चाहिए? क्या मुझे क्या मुझे एक यूरो 1.24 डॉलर्स का लेना चाहिए, या ओपन मार्केट से एक यूरो 1.2 डॉलर्स का लेना चाहिए? सर, आपको ओपन मार्केट से एक यूरो 1.2 डॉलर्स का हासिल कर लेना चाहिए। आपको ओपन मार्केट से सस्ता रेट मिल रहा है। आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। आप ऑप्शन होल्डर कहलाते हो। ऑप्शन होल्डर की मर्जी होती है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करे या वो ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे। तो अगर तो मार्केट में एक यूरो 1.2 डॉलर्स का है, तो हम क्यों एक यूरो 1.24 डॉलर्स का खरीदें? हम अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे जाओ, हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल नहीं करते हैं। हम एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तुमसे यूरो डॉलर में नहीं खरीदते हैं। दूसरा केस, अगर तो एक यूरो मार्केट में 1.22 डॉलर्स का हो, अगर तो एक यूरो मार्केट में 1.22 डॉलर्स का हो। अब वापस से स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करो। क्या मैं 1.22 डॉलर्स में एक यूरो खरीदूंगा, या मैं एक यूरो खरीदने के लिए 1.24 डॉलर्स पे करूंगा? सर अगेन, अगर मैं ऑप्शन होल्डर हूं और मेरी मर्जी है कि मैं दोनों में से कोई भी काम कर सकता हूं, या तो मैं ओपन मार्केट से जाकर एक यूरो 1.22 डॉलर में ले सकता हूं, या तो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर कर और एक यूरो 1.24 डॉलर्स में ले सकता हूं, तो मैं हरगिज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन तीसरे और चौथे केस में क्या होगा? सी और डी में क्या होगा? अगर एक यूरो 1.25 डॉलर्स का हो, अगर एक यूरो 1.25 डॉलर्स का हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर एक यूरो 1.25 डॉलर्स का हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ओपन मार्केट से खरीदना चाहिए? नहीं, मुझे स्ट्राइक प्राइस पर जाना चाहिए। और इसी तरह से ऑप्शन डी में भी क्या होगा? अगर एक यूरो 1.28 डॉलर्स का मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर एक यूरो 1.24 डॉलर्स में ले सकता हूं, तो मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ए और बी में ए और बी में हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर वही चीज हमें महंगे दामों में मिलेगी।
सी और डी में हम अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते और ओपन मार्केट में जाते हैं तो हमें वो चीज महंगे दामों में मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब ए में होगा क्या? अच्छा सर, प्रीमियम का क्या है? प्रीमियम आपने देना ही देना है। प्रीमियम आपने देना ही देना है। अगर आप ऑप्शन होल्डर हो, ऑप्शन एक्सरसाइज करो, ऑप्शन एक्सरसाइज ना करो, प्रीमियम आप पे करोगे ही करोगे। अब जरा पार्ट ए की वर्किंग देखते हैं। आज नवंबर है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 8, ये हम समझ चुके हैं। कॉल ऑप्शन बिकॉज वी हैव टू बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी चाहिए, तो हम कॉल ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। प्रीमियम हमें कितना पे करना होगा? प्रीमियम की फीस कितनी लिखी हुई थी? प्रीमियम की फीस लिखी हुई थी हर यूरो पर $0.0343 पे करने ही करने। प्रीमियम एक फीस होती है जो लाजमी 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 पे करी जाती है। और अगर यहाँ पर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो हमें एक फीस पे करनी है। 1 यूरो हेज करने के लिए, 1 यूरो की हेजिंग के लिए $0.0343 की फीस पे करनी है। तो क्योंकि मैं 8 ऑप्शंस के लिए गया हूं जिसके 1 मिलियन यूरोस बनते हैं, तो मैंने 34,300 की फीस पे करी ही करी होगी। बात समझो। और ये फीस कब पे होती है? ये फीस पे होती है नवंबर में, यानी कि जिस दिन आप ऑप्शन की डील में एंटर होते हो उस दिन ये फीस पे होती है। पहला काम क्या होता है? पहला काम ये हुआ होगा कि नवंबर के महीने में जैसे ही ये डील बनी, नवंबर के महीने में जैसे ही मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 8 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की डील में एंटर हुआ, तो मैंने ऑप्शन राइटर को एक प्रीमियम पे कर दिया जो कि $34,300 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? ठीक है। ये प्रीमियम तो पे होगा 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 होगा। ये फीस तो पे करनी है करनी है करनी है करनी है करनी है। चाहे आप एक्सरसाइज करो ऑप्शन को, चाहे ना करो, वो आपका फैसला। तो नवंबर में ये फीस पे हो जाएगी। नवंबर में फीस पे होगी 34,300। ये फीस जो है वो ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर को पे कर देगा। मार्च में क्या किया जाएगा? जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले केस में, डू नॉट एक्सरसाइज दी ऑप्शन। क्यों एक्सरसाइज ना करें? इसलिए क्योंकि मार्केट से एक चीज $1.2 की मिल रही है, तो क्यों मैं 1.24 में खरीदूं? लिहाजा लिहाजा हम करेंगे ये कि हमें अगर 1 मिलियन यूरोस की जरूरत है तो 1.2 के रेट के हिसाब से हम मार्केट से खरीदेंगे। हमें $1.2 मिलियन यहाँ पे करने होंगे। 34,300 का हमने प्रीमियम पे किया। टोटल मेरा जो डॉलर्स में कैश आउटफ्लो है वो 1,234,300 का आउटफ्लो हो रहा है। और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि मुझे 1 मिलियन यूरोस $1,234,300 के पड़ रहे हैं, तो इफेक्टिवली मैं हर यूरो के अगेंस्ट $1.23 पे कर रहा हूं। क्लियर है ये? जल्दी बताइएगा। ठीक है। देखो, फीस 34,300 की पे करनी ही करनी है, वो लाजमी है, वो जरूरी है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हम फिर ये देखते हैं कि भाई हमें मार्केट से वो चीज सस्ते में मिल रही है या एक्सरसाइज और स्ट्राइक प्राइस पे सस्ते में मिल रही है, तो जो सस्ता होता है उसको अप्लाई करते हैं। लॉजिकली हमने अप्लाई किया तो हमें 1 मिलियन यूरोस जो है वो 1,234,300 के पड़े। सेकेंड केस है। सेकेंड केस में अगेन अगेन नवंबर में आप ये काम करोगे 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 और करोगे। फिर हमने ये पढ़ा कि दूसरे केस में भी हमें एक्सरसाइज नहीं करना, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 1.22 के हिसाब से मिलेगा। ये प्रीमियम हमें पे करना ही करना है। टोटल हमारी कॉस्ट ये हो गई, तो हमें तकरीबन तकरीबन जो है वो $1.25 का 1 यूरो मिल रहा है। सेकेंड भी केस हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि हमें क्यों एक्सरसाइज नहीं करना। इसलिए क्योंकि ओपन मार्केट में अगर किसी चीज की जो रेट है, अगर किसी चीज का रेट है वो कम है, तो हमें जाहिर है उस रेट पर जाना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में अगेन ये वर्किंग तो बिल्कुल सेम होगी, 100% सेम होगी। लेकिन थर्ड केस में हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज, अगर 1 यूरो $1.25 का हो जाता है, मार्केट में अगर 1 यूरो $1.25 का हो जाता है, तो मैं मार्केट से 1 यूरो $1.25 का क्यों खरीदूं? मेरे पास एक ऑप्शन है और उसके जरिए मैं 1 यूरो $1.24 का खरीद सकता हूं। तो थर्ड केस में मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा और मेरी नेट कॉस्ट 1.27 होगी। ठीक है ना? और फोर्थ केस में भी मैं अपना एक्सरसाइज करूंगा ऑप्शन, और मेरी नेट कॉस्ट जो है वो सेम होगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कॉल ऑप्शन के केस में यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही 1.24 से ज्यादा पर रेट जाता है, तो मैं बोलता हूं कि नहीं भाई, ज्यादा रेट हम नहीं पे करेंगे, हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसका मतलब मुझे ऑप्शन के जरिए मेरी मैक्सिमम कॉस्ट भी मिल जाती है। मेरी मैक्सिमम कॉस्ट $1,274,300 ही होगी, इससे ज्यादा कभी होगी ही नहीं।
क्योंकि अगर सस्ता होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर 1.24 से महंगा होगा तो 1.24 तक ही मैं पे करूंगा, उसके बाद तो मैं पे करूंगा ही नहीं, मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा। क्या ये बात क्लियर है? मुझे जरा कंफर्म कर दें। ठीक है, ये शीट आप लोगों को एक्सेल की मिल जाएगी, लेकिन पहले आप अच्छे से देख लें कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑप्शन आपने कब एक्सरसाइज करना है और कब नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरी एग्जांपल है, टुडे 15 फैब, आज 15 फरवरी का दिन है। टुडे 15 फैब, आज 15 फरवरी का दिन है। पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हैज टू पे $300,000 इन 3 months टाइम। पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, लोकल करेंसी क्या है? लोकल करेंसी क्या है? लोकल करेंसी PKR है। ठीक है, फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर्स हैं। और इस पाकिस्तान बेस्ड कंपनी को $300,000 क्या करने हैं? पे करने हैं। अगर पे करने हैं तो डीलर से $300 खरीदेंगे, डीलर $300 बेचेगा ताकि हम पेमेंट कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट साइज $50,000, 50 50 $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। प्रीमियम, प्रीमियम के बारे में लिखा हुआ है ₹पर डॉलर। प्रीमियम के बारे में लिखा हुआ है कि रुपीज में प्रीमियम होगा पर डॉलर, जितने डॉलर्स की हेजिंग करवाओगे उसके अगेंस्ट कुछ आपने रुपीज में प्रीमियम देना होगा। एक्सरसाइज प्राइस ₹80 पर डॉलर, एक्सरसाइज प्राइस ₹80 पर डॉलर, यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस कह लो या एक्सरसाइज प्राइस कह लो एक ही बात है। यानी कि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हुआ, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ऑप्शन होल्डर ने बोला कि भाई मुझे इस ऑप्शन के हिसाब से रेट लगा कर दो, तो मुझे $1 ₹80 का मिलेगा। अच्छा, स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ्स, स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ्स। अब ये डायरेक्ट कोट क्यों है? डायरेक्ट कोट क्यों है? क्यों होता था डायरेक्ट कोट? कब होता था डायरेक्ट कोट? बताओ डायरेक्ट कोट क्या होता था? डायरेक्ट कोट में मुझे ये पता चलता था कि लोकल करेंसी के कितने यूनिट्स फॉरेन करेंसी के, बताओ यार, फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट पे आ रहे हैं। हाँ, फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट डोमेस्टिक करेंसी या लोकल करेंसी के कितने रुपयों के बराबर है, तो ये डायरेक्ट कोट है। अच्छा, इसमें दो डायरेक्ट कोट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 75 पर डॉलर और एक दिया हुआ है कि 82 पर डॉलर। अब मुझे बताओ, मैं अगर डीलर के पास $1 लेकर जाऊंगा, डीलर के पास $1 लेकर जाऊंगा, बोलूंगा ये लो $1 रुपीज दो, ये लो $1 रुपीज दो, कितने रुपीज देगा डीलर? अगर डीलर के पास मैं $1 लेकर जाऊंगा तो डीलर मुझे कितने रुपीज देगा? अगर डीलर के पास मैं $1 लेकर जाऊंगा तो डीलर मुझे कितने रुपीज देगा? कम वाले 75। डीलर हमेशा अपना एडवांटेज रखता है, डीलर हमेशा फायदे में रहेगा। डीलर को $1 दूंगा तो वो मुझे रुपीज जब देगा तो कम देगा, 82 नहीं देगा, 75 देगा। लेकिन अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे $1 खरीदना है, अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा, डीलर को बोलूंगा मुझे $1 खरीदना है, तो वो बोलेगा लाओ 82 रुपीज, लाओ 82 रुपीज। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अभी मुझे डीलर से डॉलर्स खरीदने हैं, मुझे डीलर से डॉलर्स खरीदने हैं, डीलर से डॉलर्स खरीदने हैं, तो एप्लीकेबल रेट कौन सा है? 82। अच्छा, स्पॉट रेट के साथ आफ्टर 3 मंथ्स क्यों लिखा है? स्पॉट रेट के साथ आफ्टर 3 मंथ्स क्यों लिखा हुआ है? क्या ये आज का स्पॉट रेट नहीं है? क्या ये 15 फरवरी का स्पॉट रेट नहीं है? नहीं, ये 15 फरवरी का स्पॉट रेट नहीं है, ये तब का स्पॉट रेट है, ये उस वक्त का स्पॉट रेट है, ये उस दिन का स्पॉट रेट है जिस दिन आपको डॉलर्स की नीड है, ये उस दिन का स्पॉट रेट है जिस दिन आपको डॉलर्स खरीदने होंगे, ये उस दिन का स्पॉट रेट है जिस दिन आपको डॉलर्स की परचेसिंग करनी होगी, डॉलर्स चाहिए होंगे, डॉलर्स खरीदने होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास कॉल ऑप्शन प्रीमियम मार्च एंड और जून एंड। अच्छा, अब आप देखें, इस तरह का अगर केस होगा ना, तो पहले आप देखेंगे कि आपने पेमेंट कब करनी है। अगर अभी 15 फरवरी है, आपने पेमेंट किस दिन करनी है? अगर 15 फरवरी आज है, अगर 15 फरवरी आज है तो आपने पेमेंट कब करनी है? 1 महीने बाद क्या आएगा? 15 मार्च। 2 महीने बाद क्या आएगा? 15 अप्रैल। 3 महीने बाद क्या आएगा? 3 महीने बाद क्या आएगा? 15, जल्दी बोलो, 15 मई। ठीक है ना? अच्छा, अब आपके पास देखो, जो ऑप्शन की मार्केट है ना, उसमें मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के ऑप्शंस होते हैं। कॉल ऑप्शन चाहिए, बिल्कुल कॉल ऑप्शन चाहिए। क्यों कॉल ऑप्शन चाहिए? मुझे डॉलर्स बाय करने हैं। तो ये बात तो क्लियर है, डॉलर्स क्या करने हैं? बाय करने हैं। लेकिन मुझे दो प्रीमियम दिए हुए हैं, बोला हुआ है मार्च एंड वाले ऑप्शंस, यानी कि जो ऑप्शंस मार्च के आखिरी दिन एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेंगे। और जून एंड वाले ऑप्शंस, और उसका प्रीमियम लिखा हुआ है 2.5, और वो जून के एंड तक वैलिड रहेंगे।
यानी कि जून के एंड तक आप कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा? क्या मैं मार्च वाला ऑप्शन ले लूं या मैं जून वाला ऑप्शन ले लूं? जून वाला। जून वाला। ठीक है। पहला वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे एग्जाम में जो आपकी ट्रांजेक्शन डेट के बाद हो। 15 मई को ट्रांजेक्शन करनी है, जून वाला ऑप्शन लेंगे। इसलिए क्योंकि अगर मार्च वाला ले लिया तो वो तो 31 मार्च, मार्च के आखिरी दिन, 31 मार्च, मार्च के आखिरी दिन एक्सपायर हो जाएगा। डीलर बोलेगा गया तुम्हारा प्रीमियम। मुझे तो पैसे 15 मई को चाहिए। तो हमेशा याद रखो एग्जाम में जो आपकी एक ट्रांजेक्शन डेट होगी ना उसके फौरन बाद वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो आप सेलेक्ट करोगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम जून कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? जून कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जून कॉल ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। अच्छा, जब जून कॉल ऑप्शन सेलेक्ट हो गए, दूसरी बात, ये प्रीमियम जो है ये 2 और 2.5 क्या है? ये प्रीमियम 2 और 2.5 क्या है? डॉलर है, रुपीज है, क्या है? ये 2 और 2.5 क्या है? ये PKR है। क्यों? क्योंकि टॉप पर ये लिखा हुआ था कि प्रीमियम क्या होगा? रुपीज पर डॉलर होगा। प्रीमियम क्या होगा? रुपीज पर डॉलर होगा। यानी कि प्रीमियम दिया हुआ होगा रुपीज में पर डॉलर, हर एक डॉलर की हेजिंग के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं प्रीमियम पे करूंगा, मुझे क्योंकि 3 लाख डॉलर की हेजिंग करवानी है, तो 3 लाख इंटू ढाई, 3 लाख इंटू ढाई ये प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है। रुपीज में 3 लाख डॉलर की हेजिंग करनी है। हर एक डॉलर की हेजिंग के लिए ₹2.5 का प्रीमियम लगता है। तो 3 लाख इंटू ढाई जो है वो मेरे पास प्रीमियम होगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? गो फॉर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर योर ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 6 होंगे, बिल्कुल। प्रीमियम जो होगा वो 3 लाख इंटू ढाई 7.5 लाख होगा। या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 6 कॉन्ट्रैक्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का है, 3 लाख बने और ₹2.5 एक कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे $1 पर मुझे जो है वो प्रीमियम देना है। एक्सरसाइज दी ऑप्शन, ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। क्यों करेंगे? अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते तो मार्केट में $1.82 का मिल रहा है। ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो $1 की एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस 80 है। तो मैं क्यों मार्केट से 82 में खरीदूं? क्यों ना मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर वही चीज 80 में खरीद लूं? तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा तो $3 लाख मुझे 80 के हिसाब से 24 मिलियन रुपीस के पड़ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम स्पॉट को और एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करते हैं। 3 महीने बाद मुझे पता है $1.82 का है और एक्सरसाइज प्राइस 80 है, तो इसको एक्सरसाइज करना ज्यादा बेहतर है। अब आपने जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर 24 मिलियन पे की है। 75,000 का 7.5 लाख आपने प्रीमियम पे किया। 24750000 आपका पूरा खर्चा हुआ, जिसमें आपको $3 लाख मिल गए। यानी कि इफेक्टिवली $1 आपको 82.5 का पड़ा है। ठीक है जी। हाँ भाई, मुझे बताएं अब यहाँ तक कोई डाउट?